हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और बाई क्वालिफिकेशन में बीकॉम सीए सीएस हूं। मैं आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है, हमारे ग्रुप वन में, सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप वन में जो हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है जी, 100 मार्क्स का हमारा पेपर है और सारा का सारा जो पेपर है ये 100 मार्क्स का, ये सब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमारा है, ये इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बार बार आपको आगे जाके सुनने को मिलेंगी, ठीक है, और जो बेसिक एक्सपेंसेस वगैरह हैं, बेसिक रेवेन्यूज वगैरह हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं जो आपको आगे बहुत जगह काम आने वाली हैं, उन चीजों के ऊपर हम अच्छे से बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको लेकर चलेंगे, जिससे क्या है आगे आने वाले चैप्टर्स में किसी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी बनी रहे। ठीक है, जिससे क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में नहीं, आपको एक लंबे समय तक ये सब्जेक्ट क्या है याद रह सके। ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम लोग थ्योरी जो पोर्शन होता है उसको बहुत वीक छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं यार एग्जाम में कौन सा ये आना है, कितना का आना है, 4 नंबर का तो क्वेश्चन आना है, रट लेंगे, पेपर से पहले रट लेंगे 4 दिन पहले। तो जो थ्योरी पोर्शन होता है, कॉन्सेप्ट पोर्शन होता है, अब ये थ्योरी नहीं है। एग्जाम में आप कह सकते हो ये थ्योरी पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू है, बट थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहला हमारा चैप्टर है, ये सभी चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसलिए इसको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू मत बांटना, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके चलना, आगे बिल्कुल आराम से एक एक चीज को बारीकी से समझो, उसकी एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, नोट्स के साथ ही आप अपने जो आपको दिए गए हैं हमारे द्वारा, ठीक है, जिससे मैं आपको करवाऊंगा, तो उसको अच्छे तरीके से करिएगा, जिससे क्या है आने वाले चैप्टर्स में भी और पेपर में भी बड़ा ही मजा आए आपको अटेम्प्ट करते वक्त। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में। बेसिक कि भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ये किस लिए लाया गया, कुछ ना कुछ रीजन होता है किसी सब्जेक्ट को लाने की, कोई चीज हम पढ़ते हैं। एक ऑथर है जी माइकल ई पोर्टर, इन्होंने जेनरिक स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बनाई हैं। ठीक है जी, इन्होंने डिस्क्राइब किया है थ्योरी अपनी, एक जिसको उन्होंने नाम दिया जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। उन्होंने कहते हैं डिस्क्राइब किया है कोस्ट लीडरशिप को। ठीक है जी, और कोस्ट जो लीडरशिप है, ये इनकी 3 जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स थे, मतलब जो 3 इन्होंने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बनाई, उनमें से एक थी कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में बताया इन्होंने कि हमारे पास, कहते हैं एज वन ऑफ द 3 स्ट्रेटेजिक डायमेंशन सच एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी, मतलब 3 स्ट्रेटेजी कुल मिला के, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, फोकस स्ट्रेटेजी और हमारी तीसरी कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। किस लिए था? टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे कि पॉइंट के ऊपर कि क्या मकसद क्या था ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ने का, इसका हमारे सब्जेक्ट के साथ, हमारे चैप्टर के साथ क्या रिलेशन है, क्या लिंक है। कहते कोस्ट लीडरशिप एम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस एट ए लोअर कॉस्ट व्हाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी टू हैव बेटर कंपिटिटिव प्राइस। कहते देखिए, हमने सबसे पहले बात किया कि माइकल ई पोर्टर ने कुछ कंपिटिटिव, जेनरिक कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी का निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने 3 कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, उनमें से एक थी कोस्ट लीडरशिप। कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई? कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी जो थी भाई हमने इसलिए बनाई कि हम किस तरीके से अपने कंपटीटर को मार्केट में कंपटीशन दे पाए, अपने कंपटीटर को किस तरीके से मार्केट में कंपटीशन दे पाए, जिससे क्या है हम मार्केट में सर्वाइव भी कर जाए और ग्रोथ भी कर जाए।
ठीक है, कहते हैं कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज एट ए लोअर कोस्ट। गुड्स और सर्विसेज जब हम लोअर कोस्ट पे प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम क्या है, एज कंपेयर टू द कंपटीटर सेलिंग प्राइस या तो फिर लोअर रख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है हमारी मार्केट में एज कंपेयर टू द अदर सेलर्स, अदर फर्म्स, हमारी जो पोजीशन होगी वो पॉजिटिव होगी, आगे होगी एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, मेंटेनिंग द क्वालिटी टू हैव ए बेटर कंपिटिटिव प्राइस। लो कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और बेटर कंपिटिटिव प्राइस दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें या तो फिर हम क्या है, अगर हम वही प्राइस रखना चाहते हैं जो मार्केट में सभी कंपटीटर हमारे रख रहे हैं, फिर तो हमें ज्यादा प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अदरवाइज हमारी सोच ये है कि हम और कंपिटिटिव प्राइस देके, जैसे आपने मारुति का देखा, मारुति ऑल्टो स्पेशली आप देखोगे ना, पिछले कितने सालों से उन्होंने, मारुति ऑल्टो इतनी ज्यादा सेल होने का कारण क्या है? उसका सेल होने का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने जो कॉस्ट है ना बड़ी ही कस के रख रखी है, बहुत ही लिमिटेड। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखोगे कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ी। अब 5 साल पहले कार खरीद लो ऑल्टो, 5 साल बाद बेच दो, उतने की बिकेगी मार्केट में। ठीक है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बहुत, प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है उनकी। उन्होंने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है विद लोअर कॉस्ट, जिसकी वजह से क्या है कंपिटिटिव प्राइस दे पाते हैं, कंपिटिटिव प्राइस दे पाते हैं कंपटीटर को के अगेंस्ट। ठीक है, जो अदर कार्स आ रही हैं, अदर कार कंपनियां आ रही हैं बहुत सारी। ठीक है, पर फिर भी जो ऑल्टो है आज की डेट में भी नंबर 1 है। ठीक है ना, जो एवरेज कार्स में आती हैं। तो मतलब क्या है, कॉस्ट लीडरशिप क्या करती है, हमें एक लोअर प्राइस पे, लोअर कॉस्ट पे गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हमें हेल्पफुल करती है, प्लस प्रोड्यूसर को हेल्प करती है कि वो हम क्या कर सके, कंपिटिटिव प्राइस दे पाए मार्केट में एज कंपेयर टू आवर कंपटीटर्स। कहते हैं इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर ईच एंटिटी इज स्ट्राइविंग टू अचीव एपेक्स पोजीशन नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक बट ग्लोबल एनवायरनमेंट आल्सो, it is essential for the entity to fit into any of the 3 competitive strategic dimension। जो हमने 3 स्ट्रेटेजी पढ़ी, फोकस स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन और ये कॉस्ट लीडरशिप, इनमें से 3 में से भी हम कहीं कहते हैं फिट बैठ जाए ना, तब भी हम पार कर जाएंगे कहानी अपनी। जो माइकल लीट वॉटर की 3 स्ट्रेटेजी के बारे में, ये आपको आगे जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो हमारा सेकंड ग्रुप में EIS के साथ सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कहते cost leadership also in line with subject of cost and management accounting can be achieved if an entity has a robust cost and management accounting system in place। कहते cost leadership जो है इन लाइन है, also in line with the cost and management accounting, हमारे सब्जेक्ट के साथ है। क्यों? क्योंकि कहते अगर हम ये अचीव कर लिए तो फिर क्या है, if an entity has a robust CMA मतलब cost and management accounting system in place, तो हम क्या है cost leadership को भी अचीव कर पाएंगे अगर हमारा अच्छा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है। कहते हैं इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि वी लर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ CMA एंड इट्स एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एनवायरनमेंट, कि उनका हमारे इस सब्जेक्ट का वेरियस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एरिया में किस तरीके से क्या क्या रोल है, क्या क्या एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारा जो सब्जेक्ट है ये गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हम इस सब्जेक्ट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने क्या वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल की जाए, कॉस्ट कम की जाए। ठीक है, कॉस्ट जो है विद क्वालिटी मेंटेनेंस के साथ, क्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ कम की जाए, जिससे क्या है हम कंपेटिटिव प्राइस दे पाए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो और हमारी मार्केट में सेल पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो, हायर हो, इंक्रीज हो। ठीक है जी, चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मीनिंग्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो बार बार आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे आगे, इन शब्दों को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द आप लोग सुनते हो कोस्ट। कोस्ट वर्ड आपने सुना है, बिल्कुल सुना है सर। कोस्ट क्या होती है? एक
कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पैसा हमें खर्च करना पड़ता है या फिर हमें कॉस्ट इनकर, एक पैसा इनकर करना पड़ता है, अमाउंट इनकर करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सर्विस के केस में भी यही है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ता है, अमाउंट इनकर करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। बिल्कुल सही है जी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है जी, कहते हैं कॉस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ द रिसोर्स है गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। अब देखिए, हमने कोई गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदने के लिए, आपने एक पेन खरीदने के लिए, आपने एक मोबाइल खरीदने के लिए, आपने एक नोटबुक खरीदने के लिए अपने जो रिसोर्सेज एक्सचेंज किए, अपने अमाउंट 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दिए, उसके बदले अपने नोटबुक ले ली। ठीक है, तो ये क्या था, कॉस्ट था, एक्सचेंज प्राइस था उस गुड्स का, आपकी नोटबुक का एक्सचेंज वैल्यू था। ठीक है जी। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, जो आपने रिसोर्स ऑब्टेन किया है उसकी कीमत, गिवन इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आप हमारी सर्विस ले रहे हो, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय कर रहे हो, जो वीडियो लेक्चर्स आप बाय कर रहे हो हमारे, ठीक है, ये क्या है, सर्विस। आपने जो हमारे से सर्विस ली है उसके लिए कुछ कीमत पे की होगी, और वो कीमत दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, वो आपके कोर्स की कॉस्ट है। आपने जो रिसोर्स यूज किए हमारे, ठीक है, हमारे वीडियो लेक्चर्स यूज किए, हमारे सॉफ्टवेयर यूज किया आपने, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स को प्ले करने के लिए, ठीक है, हमारे नोट्स आपके पास मिले आपको, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। और जो उसके लिए अपने अमाउंट स्पेंड करी, उसके लिए हमें पैसा दिया, वो आपकी क्या है, कॉस्ट है, आपका खर्चा है। दैट्स इट। इट कैन बी एक्सप्रेस एज नाउन एज वेल एज वर्ब। नाउन में कहते हैं एज ए नाउन, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल या नोशनल, incurred on or attributable to a specified article, product और activity। अब कहते हैं, आप क्या कह सकते हो कि कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है एज ए नाउन, एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है एक्चुअल या नोशनल। अब आप पूछोगे सर एक्चुअल तो समझ लगता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो फिर ये नोशनल क्या चीज है बच्चों, नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल नॉट एक्चुअल। नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल नॉट एक्चुअल, मतलब नॉट रियल नॉट एक्चुअल वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल है, ये एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि अगर कैपिटल अगर हमने बाहर से ली होती तो उसके लिए भी तो हमें ब्याज देना पड़ता, उसके लिए तो हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता। तो वो जो अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल है, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग है, दैट इज नोशनल कॉस्ट। ठीक है ना, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल है, सैलरी टू द प्रोप्राइटर है, हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स में पढ़ रखा है ना आपने, जर्नल एंट्रीज भी आपको आती हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग में भी हम लोग कर चुके हैं। तो मतलब क्या है, ये जो हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, ये क्या थे, नोशनल कॉस्ट थे। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि कहते हैं एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया है, चाहे वो एक्चुअल में किया है, चाहे वो नोशनल है, ठीक है, कोई भी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को, कोई भी प्रोसेस को, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को एट्रीब्यूटेबल है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है, उसको स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये खर्चा इसके लिए हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। ठीक है जी। एज ए वर्ब इट कैन बी एज एन एक्शन टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। कहते हैं ये क्या है, एक एक्शन है असरटेन करने का कि भैया इस चीज को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को, एक सर्विस को बनाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए कितना आपका अमाउंट इनकर हुआ, दैट इज कॉस्ट। ठीक है जी। तो कुल मिला के कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इन शॉर्ट आप कह सकते हो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस को ऑब्टेन करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए हम लोगों ने जो अमाउंट पे करी, दैट इज कॉस्ट। ठीक है जी। कोई भी अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर किया हमने, एक्सपेंडिचर इनकर किया हमने क्या है, किस चीज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, ठीक है जी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है।
ठीक है जी। एट्रीब्यूटेबल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड कोस्ट। कोस्ट प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है। अब दूसरा टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग। अब कोस्टिंग क्या है जी? कहते कोस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन में आपको क्रक्स आ गया कि कोस्टिंग क्या है। कोस्टिंग कहते एक प्रोसेस है किस चीज का? कोस्ट डिटरमाइन करने का, ठीक है जी। प्रोसेस है कोस्ट डिटरमाइन करने का, मतलब असरटेन करने का, या टेक्निक है? टेक्निक है या प्रोसेस है? टेक्निक है, प्रोसेस है कोस्ट को असरटेन करने के लिए। किस चीज की कोस्ट असरटेन करने के लिए? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कोस्ट इनकर हुआ, ठीक है जी। अब एक ये माउस है, एचपी कंपनी का माउस है, ठीक है। वायरलेस माउस है, इसके लिए आपको पता है एक डिवाइस छोटा सा लगता है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे लगा देते हैं जो वायरलेस। ये माउस हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये माउस हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब विदाउट वायर, ठीक है ना। तो मतलब जहां मर्जी आप ले जाके थोड़े से एक लिमिटेड डिस्टेंस में आपके हम क्या है इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, इसके लिए जो मटेरियल यूज हुआ, इसके लिए जो लेबर यूज हुई, ठीक है, इसको हम असरटेन करने के लिए, इसको हम इसकी कोस्ट को असरटेन करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करते हैं, जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग। इस माउस को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को डिटरमाइन करने के लिए, असरटेन करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्या प्रोसेस यूज करते हैं। जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी टेक्निक यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोस्टिंग, ठीक है जी। हम जानना चाहते हैं कि भाई जो भी प्रोसेस फॉलो करके, जो भी टेक्निक फॉलो करके हम लोग जानना चाहते हैं कि इस माउस को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने एक्सपेंसेस और लगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीआईएमए, एन ऑर्गेनाइजेशन कोस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स। कहता जी इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट नीड्स टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी एंड टू मेक द डिसीजन अबाउट द फ्यूचर, ठीक है ना। जिससे क्या है, अब इसकी मदद से जब अब कंपनी को कोस्ट पता लग जाएगी, मैनेजर्स को कोस्ट पता लग जाएगी इस हाउस को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, तो अलग अलग जो आगे के फ्यूचर के डिसीजन लेने हैं, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसकी सेल्स के लिए, वो सब डिसीजन ले पाएगा मैनेजमेंट जो है, ठीक है जी। तो पहला शब्द वर्ड टर्म हमने पढ़ा, डेफिनेशन मीनिंग पढ़ा हमने क्या, कोस्ट। दूसरा कोस्टिंग। अब तीसरे में आते हैं जी कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कहते हैं कोस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कोस्ट। कहते ये क्या है? प्रोसेस है फॉर अकाउंटिंग फॉर कोस्ट। अकाउंटिंग क्या होता है? जो खर्चे हुए हैं उनको रिकॉर्ड में लेकर आना, उनको लिखत में लेकर आना, रिकॉर्ड में लेकर आना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला, ये प्रोडक्ट की बात करी, माउस की बात करी आपको, एचपी के वायरलेस माउस की बात करी, इसके लिए कितना मटेरियल खर्च हुआ, कितनी लेबर इनकर हुई, कितना ओवरहेड्स हुआ, कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे हुए, ठीक है, कितना अपना कोई इसके लिए स्पेसिफिकली कोई सर्विस ली है हमने किसी से, इंजीनियर से, ठीक है। जो भी कुछ इनकर हुआ पहले हमने उसको असरटेन किया डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू। अब उस कोस्टिंग तो हो गई, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। विच बिगन्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसका कहते हैं शुरुआत ही किसके साथ होती है, रिकॉर्डिंग किसके साथ, एक्सपेंडिचर और इनकम की, और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फॉर द असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कोस्ट। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हैं। किसके लिए? किसके लिए रिपोर्ट्स बनाते हैं? किस पर्पस के लिए? और असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कोस्ट।
ठीक है ना। हम लोग कोस्ट असरटेन करने के लिए कि टोटल कोस्ट कितना इनकर हुआ और उसको कंट्रोल करने की कितनी आवश्यकता है, ठीक है जी, उसको कंट्रोल करने की कितनी आवश्यकता है, दैट इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटिंग। तीसरे शब्द पे आते हैं जी। तीसरा हमारा शब्द है कोस्ट अकाउंटेंसी। मतलब चौथा है वैसे सीक्वेंस में बात करें तो कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, देन अकाउंटेंसी। अब कोस्टिंग प्लस कोस्ट अकाउंटिंग को मिला के बनता है कोस्ट अकाउंटेंसी। वो कैसे? वो ऐसे है जी, कहते कोस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसका? कोस्टिंग प्लस कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। इसके लिए कहते मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कोस्ट कंट्रोल एंड असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कहते इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कहते जो कोस्ट अकाउंटेंसी है क्या? कोस्ट अकाउंटेंसी है एप्लीकेशन इसका, कोस्टिंग का प्लस कोस्ट अकाउंटिंग का। कोस्टिंग प्लस कोस्ट अकाउंटिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अलग अलग समय पर जो मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां से मिलेगी? कोस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी। ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? कोस्टिंग से आएगी। पहले हम असरटेनमेंट करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करके रिकॉर्ड कर देंगे किसमें? कोस्ट अकाउंटिंग में, कोस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट द्वारा अपनी अलग अलग समय समय पर वेरियस जब डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो इनका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपनी कंसर्न को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग प्रिंसिपल, मेथड्स, ठीक है, टेक्निक यूज करके। और नेक्स्ट है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है जी? कहते हैं अकॉर्डिंग टू द CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एप्लीकेशन करना किसका? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। एप्लीकेशन किस चीज का? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना, इसलिए टू क्रिएट, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर ऑफ, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है जी। हम लोग किस लिए करना चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एप्लीकेशन है किसके प्रिंसिपल का? अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का। ठीक है। किसके लिए, किस लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? कहते हैं एप्लीकेशन कर रहे हैं किस लिए? क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और स्टेक होल्डर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसके स्टेक होल्डर, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, सभी के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? उनकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है ना। ये कहते हैं इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट के फंक्शन का। इट असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। जो भी मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर हेल्पफुल होती है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एप्लीकेशन है किस चीज की? अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, इसलिए स्टेक होल्डर की वेल्थ क्रिएट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इंक्रीज करने के लिए वैल्यू। ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है,
चाहे वो स्टाफिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे डिसीजन मेकिंग है, चाहे प्लानिंग है, चाहे कंट्रोलिंग है। ठीक है, अब आते हैं जी कॉस्ट मैनेजमेंट। ये आपको फाइनल लेवल पर आता है। ठीक है जी, कॉस्ट मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये आपको फाइनल लेवल पर है। अब ये क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये एप्लीकेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने जो डिसीजन मेकिंग लिया उसका एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल द कॉस्ट। अब इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमें आगे करना है, उसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना था, कितना लेबर लगना था, असरटेन कर ली, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। फिर आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई किया, उसको रिकॉर्ड किया, दैट इज अकाउंटिंग। फिर आपने क्या किया, अलग अलग मैनेजर्स ने उसको इस्तेमाल किया। ठीक है जी, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है जी, अब वही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग जो अकाउंटिंग थी आपके पास, रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन थे, उसको इस्तेमाल किया गया मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग के लिए। अब कहते हैं जी, अब उसके बाद जो भी आपने इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस किया, कंट्रोल के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, वो किस चीज का पार्ट था? कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट था। कहते हैं जी एप्लीकेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का विद कॉन्सेप्ट्स, मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए कुल मिला के अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, और लास्ट में कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड थे। ठीक है जी, कॉस्ट क्या था? जो भी अमाउंट इनकर की गई हमारे द्वारा। ठीक है, कॉस्टिंग क्या था? असरटेनमेंट करना। अकाउंटिंग क्या था? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। अकाउंटेंसी क्या था? एप्लीकेशन किसकी? कॉस्टिंग प्लस अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या था? मैनेजरियल जो वेरियस लेवल ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेटा यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में कॉस्ट मैनेजमेंट, तो लास्ट में जो प्रोसेस करते हैं हम लोग आगे, डिसीजन मेकिंग तो ले लिया, उसके बाद क्या करना है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट का काम। ठीक है जी, अब चलिए बच्चों, अब आते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही आसान चीज जो हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते जी पहला ऑब्जेक्टिव है सबसे बड़ा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही काम ये ना कि हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करने क्या वाले हैं? असरटेन करना चाहते हैं कॉस्ट। कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है हमारा? एक्यूमुलेशन करना और असरटेनमेंट करना कॉस्ट। Costs are accumulated, assigned, and ascertainment for each cost object. That is cost unit, job, operation, process, department, service. हर चीज के लिए, हर यूनिट के लिए हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट क्या है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए जैसे ही हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता लग गई, तो जिससे क्या है, हम लोग क्या है, सेलिंग प्राइस तय कर पाएंगे, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी तय कर पाएंगे कि हम लोग प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं। अब उसी बेस पे ही हम लोग क्या है, मार्केट प्राइस तय कर सकते हैं कि कॉस्ट के बेस पर हम क्या, कितना मार्केट में अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, कितना कंपटीटिव प्राइस दे सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, उतना ज्यादा हम मार्केट में क्या है, कंपटीटिव प्राइस दे पाएंगे अपने कंपटीटर को क्या करने के लिए, बीट करने के लिए।
ठीक है जी। कंपटीटर से बीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम मार्केट को एक चैलेंज करने के लिए कंपटीटिव प्राइस दे पाएंगे। तीसरा है जी कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल क्या है जी? कहते मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मोस्ट या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कहते डिसिप्लिन क्रिएट करना या फिर मेंटेन करके रखना एक्सपेंडिचर में, ये हमारे कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। कहते हैं ये इंश्योर करता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन कॉन्सोनेंस विद द प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, हमने जो दिमाग में सोचा था उसी के अनुसार ही काम हो रहा है। प्लस कोई भी वेरिएशन है अगर इन स्टैंडर्ड में, जो हमने मतलब स्टैंडर्ड सेट किया था कि मटेरियल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना केजी लगेगा, इतने यूनिट मटेरियल रॉ मटेरियल के लगेंगे, इतने घंटे लेबर के लगेंगे, इतने मिनट्स लेबर के लगेंगे, वो हम सब कुछ पहले ही सेट कर चुके हैं। अगर उनमें कोई कहते हैं वेरिएशन है एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड इज नोटेड, नोट डाउन कर लिया जाएगा कि इन स्टैंडर्ड से हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितना डिफर जा रहा है, एंड रिपोर्टेड ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। ठीक है ना, कॉन्टिन्यू लगातार रिपोर्ट किया जाएगा कि भाई ये वेरिएशन आ रहा है, जो हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड सेट की शुरुआत में सोचा था, हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट कहानी जा रही है, काम जा रहा है। ठीक है जी। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कोस्ट, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कोस्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। ठीक है जी। कहते हैं जी हम लोग कोस्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। अब कौन कौन से हैं जी? पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट्स। कहते हैं हम कोस्ट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन करते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और रिजल्ट्स, जो हमारे पहले ही स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट और परफॉर्मेंस टारगेट और ए कोस्ट ऑब्जेक्ट और ए कोस्ट सेंटर आर सेट बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटी। दीज आर द डिजायर्ड कोस्ट और द रिजल्ट दैट नीडेड टू बी अचीव। अब देखिए, कंपनी ने सोचा कि भैया ये माउस बनाना है हमने, ठीक है, ये माउस बनाना है। अब इस माउस बनाने के लिए इतना मटेरियल लगेगा, ठीक है, इतनी लेबर लगेगी, इतना हमारा और एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, या फिर ये प्रोडक्ट हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला कोई भी पार्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो ये खर्चा हमारा होगा इसको बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लिया, क्या क्या हमें क्या क्या खर्चा होने वाला है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम पहले ही डिटरमाइन करके बैठ गए, स्टैंडर्ड सेट करके बैठ गए। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले नंबर पे क्या करते हैं, पहले ही टारगेट स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं कोस्ट ऑब्जेक्ट की कोस्ट सेंटर के बेसिस पर। ठीक है ना। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही सब कुछ पहले ही बात कर ली जाती है कि हाँ इतना होगा, एक्सपेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ। सोचा ये था, हुआ ये। अब देखिए ना, आप लोग यार रूटीन में पढ़ते हो, अब आपको पता है ना आपके एग्जाम कब है, फिर उसके बाद आप सोच के चलते हो कि भैया अब हमें क्या करना है। फिर आप देखते हो कि मैंने सोचा इतना था, मैंने सोचा था कि इस महीने की लास्ट डेट तक इतना सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा, ये मैं 3 चैप्टर कर दूंगा, ठीक है, आपसे सिर्फ एक ही चैप्टर हो पाए। स्टैंडर्ड सेट किया था आपने 3 चैप्टर का, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 1 चैप्टर की। तो रीजन अब जानना पड़ेगा। कहते हैं एक्चुअल कोस्ट और रिजल्ट ऑफ द कोस्ट ऑब्जेक्ट और कोस्ट सेंटर इज मेजर्ड, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट्स आर सेट। कहते जो हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे ना एक्चुअल, वो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से स्टैंडर्ड हमने सेट किया था। दैट इज इफ द टारगेट्स आर सेट अप operation wise and then actual cost should be collected and measured operation wise to have a common basis for comparison। मतलब क्या है, किसी भी चीज का यार आप कंपैरिजन करने जाते हो तो समान चीजें जो होती हैं, पैरेलल चीजें जो होती हैं, उसी का कंपैरिजन हो सकता है ना। मान लीजिए मैं आपके साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ,
कि तुमने 20 साल की उम्र में सीए क्यों नहीं करी, आपकी अभी तक सीए क्यों नहीं हुई, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो मतलब कहने का क्या है कि भैया कंपैरिजन जो होगा वो पैरेलल चीजों का होगा, जो समान है आपस में, है ना। जो हमने स्टैंडर्ड जिस वे में सेट किया था उसी वे में ही एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन किया जाएगा। पहले वहां पे स्टैंडर्ड सेट कर लिए, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करके उसका कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड के साथ, फिर कंपैरिजन किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंपैरिजन कर लिया स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। चौथे नंबर पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है जी। चौथे नंबर पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एक्शन। अब देखिए ना, खाली डिफरेंस पता करने से थोड़ी ना कुछ होगा, उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लेना होगा कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। अब ये गलती को, अब ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग जब जान जाते हैं रिजल्ट कि यार गलती ये हुई थी इसलिए ये रीजन था, इसकी वजह से एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस आया है, और फिर हम आगे क्या करेंगे, उसमें बदलाव ले आएंगे, अपनी रणनीति में, अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव ले आएंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो इम्प्रूवमेंट, जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम मेजर करने का कारण ही क्या था, परफॉर्मेंस मेजर किस लिए करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मेजर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं हमने जो परफॉर्मेंस सेट करी थी, टारगेट सेट किया था, वो सेट टारगेट सेट जो किया था हमने वो अचीव हो पाएगा, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या किया जाए और क्या कर सकते हैं हम, और क्या क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हम सब लोग वो सब कुछ करते हैं, ठीक है जी। कहते द वेरिएंस इन रिजल्ट सो नोटेड is further analyzed to know the reasons for the variances and the appropriate action is taken to ensure the compliance in future। भैया यार सिंपल सी बात है कोई भी चीज की, कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कॉस्ट को, पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड सेट करोगे कि हाँ इस चीज के ऊपर इतना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई, फिर आप कंपैरिजन करते हो, फिर हम फाइनली एक्शन लेते हैं कि हाँ बैठते हैं इकट्ठे, क्या कारण था, कि किस रीजन की वजह से जो हमने सोच में, हमारी स्टैंडर्ड में गलती हुई है या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस में गड़बड़ी हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, जहां गड़बड़ी हुई है वहां पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा कि ये आगे गलती दोहराई ना जाए, रिपीट ना हो, इम्प्रूव की जाए उसको, ठीक है जी। ये हो गया जी कॉस्ट कंट्रोल आपका। और नेक्स्ट है आपका कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। कॉस्ट रिडक्शन क्या है जी, it may be defined as the achievement of real and permanent reduction in the cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product। कहते हैं बिना क्वालिटी कम किए हम लोग लगातार क्या करते हैं, कॉस्ट कम करते हैं। अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, परमानेंटली रिडक्शन ये नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए हमने क्या किया, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट कम कर ली, कोई सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक बार खर्चा हमने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल का मतलब क्या है, जो गलतियां हो रही है उसको कम करो, कम करो, कम करो, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहीं घूमने गए, वहां पर आपने क्या किया, खर्चे कम किए। आप रहते हो, मान लीजिए आपने कुछ खर्चे कम किए, वो रिडक्शन नहीं है, वो कंट्रोल है। अपने अपनी अपनी आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट नीड्स थी उसको पूरा नहीं किया, उसको मान लो आपने अपनी जो भी आपकी डिजायर थी, डिजायर्स को आपने मारा, छोड़ यार अच्छा कम कर लेता हूँ, वो कंट्रोल था, वो रिडक्शन नहीं था। रिडक्शन क्या है, जो आपके होने वाले खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए की चीज लेने गए, ठीक है, दुकानदार ने बोला, सॉरी 100 रुपए की चीज लेने गए,
तो मान लीजिए शर्ट लेने गए, दुकानदार ने बोला ये 500 की है, आपने कहा कि नहीं 450 लगा ले, ठीक है, तो ये आपने क्या किया, कॉस्ट रिडक्शन कर दिया। ठीक है जी, दुकानदार तो 500 की ही चीज बोल रहा था, वो आपने अपनी बार्गेनिंग पावर से, अपने स्किल से उस कॉस्ट को रिड्यूस करवा दिया। ठीक है जी, तो ये फर्क है कॉस्ट रिडक्शन और कंट्रोल में। अब यहाँ पर कॉस्ट के रेफरेंस में हम बात करते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कहते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या सर्विस रेंडर। परमानेंट रिडक्शन हुई है किसमें, कॉस्ट को कम करने में, विदाउट इम्पेयरिंग देयर सूटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड और डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हम लोग क्या है, लगातार परमानेंट, परमानेंट सबसे बड़ी बात की वर्ड आप लोगों को याद रखना है कि परमानेंट हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट को कम कर दिया, परमानेंट कॉस्ट को कम कर दिया। फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पास पहले घर में एसी लगा हुआ था, आपकी कंपनी में एसी लगा हुआ था, वो एसी विंडो एसी था, वो 2 स्टार 1 स्टार था, जिससे एक घंटे में जो बिजली पावर कंज्यूम होती थी वो 5 यूनिट होते थे या 4 यूनिट होते थे। आपने क्या किया, 100% कॉपर वाला स्प्लिट एसी लगवा लिया, जिससे क्या है, जो एक घंटे में जिस रूम में आपके एसी लगा हुआ है वहां पर 1.5 यूनिट्स कंज्यूम होने लगे या 2 यूनिट कंज्यूम होने लगे। पहले एक घंटे में 5 होते थे, अब 2 होने लग गए। अब ये आपने क्या किया, परमानेंट रिडक्शन कर दिया कॉस्ट में। अब जितने भी यूनिट कंज्यूम होंगे वो एक घंटे में 2 ही होंगे ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए किया। जब तक एसी चलेगा तब तक आपकी कॉस्ट जो है 2 यूनिट एक घंटे की आएगी। अब वो बात अलग है कि यूनिट की जो कॉस्ट है, वो पर यूनिट की कॉस्ट जो है गवर्नमेंट बढ़ा दे, क्योंकि वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। पावर सेक्टर कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अब आपको पता है अपने इंडिया में कई स्टेट्स में, हमारे पंजाब में जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, कुछ प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र जैसे है, कुछ एरिया में प्राइवेट कंपनियां हैं, दिल्ली में भी कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, मतलब बड़े स्टेट्स में कहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, कहीं प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है। ठीक है, वो बात अलग है, रेट पर यूनिट क्या होगा वो अलग है। कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव ए स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। कहते हैं यहां पर हमेशा एक स्कोप बना रहता है कि फर्दर रिडक्शन की गुंजाइश है। अब आपने देखा होगा डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, मैं एसी की एग्जांपल ली थी, उसको कंटिन्यू कर देते हैं कि पहले एसी आया जी, इंप्रूवमेंट आई कुछ, जब से आपने पिछले अगर 10 सालों की अगर बात करो, हर साल कुछ ना कुछ जो सेम कंपनी कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। कभी कहेंगे जी इन्वर्टर वाला एसी है जी, कभी कहेंगे जी इसमें ये फर्क है जी, ये डिफरेंस है, ये इंप्रूवमेंट है। तो वो परमानेंटली आपको एक्साइटेड करते हैं आपकी कॉस्ट रिडक्शन के लिए, क्योंकि वो वहां वो कॉन्टिन्यूसली वो दिखाते हैं कि आपको हाँ यहां पर भी स्कोप है। तो मतलब क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, जहां पर परमानेंट रिडक्शन, कंटिन्यूस रिडक्शन चलती रहती है, कंटिन्यूस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और परमानेंट बेसिस पर की जाती है। तो यहाँ पर माना जाता है, बिलीव किया जाता है, वेयर द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव ए स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन, भाई आगे भी कम स्कोप है फर्दर रिडक्शन का। जैसे कि आपके कई बारी मार्क्स आ गए, मान लीजिए 60%, 80% मार्क्स आ गए, आप एवरेज स्टूडेंट थे, आपके 80% मार्क्स आ गए, आपके पेरेंट्स सोचते हैं यार इसके और भी ज्यादा आ सकते, बेटा तेरे और भी ज्यादा आ सकते थे अगर तू 15 दिन और पढ़ लेता, 10 दिन और पढ़ लेता। तो मतलब क्या है, वो सोचते हैं कि हाँ और भी स्कोप है, बच्चा और भी मार्क्स ले सकता है ज्यादा। ठीक है ना, नो कॉस्ट इज टर्म एज लोएस्ट, यहां पर किसी भी कॉस्ट को लोएस्ट कॉस्ट नहीं बोला जाएगा। ठीक है जी, एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड,
कहते हैं कोशिश की जाएगी जितनी कम से कम और कम से कम हो सकती है वो कोशिश की जाएगी। नो टू डू कोस्ट रिडक्शन द फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। कहते हैं कोस्ट रिडक्शन के लिए हम ये एक्शन लेंगे। कौन कौन से? ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी इज सेगमेंट टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। हम लोग एनालाइज करेंगे और एक्टिविटी को वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और वैल्यू एडेड एक्टिविटी का नाम देंगे। कहते हैं जो सभी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होंगी वो एलिमिनेट कर दी जाएंगी विदाउट अफेक्टिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोसेस। और जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, ए स्ट्रेटेजिक टूल डेवलप बाय द माइकल पोर्टर इज वन ऑफ द मेथड टू डू द वैल्यू एनालिसिस कि कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। कहते कंडक्टिंग कंटिन्यूस रिसर्च एंड स्टडी टू नो द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और रेंडर द सर्विस। कहते हम लोग लगातार कुछ न कुछ रिसर्च करते रहेंगे, जो किस लिए है, अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमल वे में प्रोड्यूस किया जाए, सर्विस को ऑप्टिमल वे में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी। कहते जो कोस्ट रिडक्शन है वो 3 अजम्पशन के बेस पर है। द 3-fold assumption involved in the definition of cost reduction कौन कौन सी है जी? पहला, there is a saving in cost unit। दूसरा, such saving is a permanent nature। पहला क्या है? सेविंग है जी कोस्ट में, ठीक है जी, यूनिट कोस्ट में। दूसरी ये जो सेविंग है ये परमानेंट है। तीसरी क्या है? यूटिलिटी एंड क्वालिटी जो गुड्स और सर्विसेज की वो अनअफेक्टेड है, वो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। मतलब आप खर्चा कम कर रहे हो वो ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर रहे हो, यूनिट कॉस्ट कम कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो तो परमानेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जो परमानेंट रिडक्शन हो रही है कॉस्ट में वो किसके साथ हो रही है? वो हो रही है सेम क्वालिटी के साथ। मतलब क्वालिटी में कहीं कुछ गुंजाइश, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। क्वालिटी के साथ हम लोग कहीं पे किसी तरीके से कुछ नहीं, किसी तरीके से कमी दिख रहे, वैसे ही क्वालिटी है जैसे पहले थी। ठीक है जी। उसके बाद है जी 5वां और लास्ट, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका 5वां और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट की मदद करना डिसीजन मेकिंग में। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। मैनेजमेंट का वेरियस मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट एंड अकाउंटिंग का कॉस्ट रिडक्शन। 5वां और लास्ट है डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है, हेल्प करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत ही आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज, ये कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है जी। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? पहले नंबर पे कहते हैं जो कॉस्ट कंट्रोल है इसका एम क्या होता है? मेंटेन करना कॉस्ट। इसका जो एम होता है मेंटेन करना कॉस्ट। ठीक है जी। कॉस्ट जो हमने सोची थी वही कॉस्ट मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है जी। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हमने पढ़ा था ना कि यहां पर हम लोग क्या है, कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, मेंटेन नहीं करना चाहते जो हमने सेट करी थी। इट चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड एंड एंडेवर्स। कहते जो हमने खुद बोला था ना, हम अपने आप को ही चैलेंज कर रहे हैं। जो मैंने खुद सोचा था भैया मैंने ये लेवल अचीव करना है, मैं अपने लेवल को अचीव करने को ही टारगेट चैलेंज कर रहा हूँ। उससे भी आगे निकलना है, उससे भी आगे निकलना है, उससे भी कॉस्ट कम करनी है, अपने ही आपको चैलेंज करना है।
ठीक है ना। नंबर 2 जो कहते हैं कोस्ट कंट्रोल है, कोस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कोस्ट, ठीक है जी, अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। कोस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल, एक कोस्ट लोएस्ट कोस्ट होती है ना, एक कोस्ट लोएस्ट कोस्ट होती है, बट कोस्ट रिडक्शन में कोई भी कोस्ट, हमने पढ़ा था ना कि कोई भी कोस्ट लोएस्ट कोस्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम किसी भी लेवल पर जो कोस्ट इनकर हो रही है उसको हम लोएस्ट कोस्ट नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमारी कहते सेटिस्फेक्शन ही नहीं है वहां पर। खुश जरूर है हम, अपनी परफॉर्मेंस से खुश जरूर है, पर 100% सेटिस्फाइड नहीं है। हम और गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भैया और कोस्ट कम हो जाए, और कोस्ट कम हो जाए। इसलिए कोई भी लेवल की कोस्ट लोएस्ट कोस्ट नहीं है। उसके बाद है आगे बच्चों नंबर 3, इन केस ऑफ कोस्ट कंट्रोल एम्फेसिस इन ऑन इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। कहते हैं जो कोस्ट कंट्रोल में जो फोकस किया जाता है पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर, अब रिडक्शन में प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर। कोस्ट रिडक्शन में कहते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर फोकस किया जाता है। कोस्ट कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोस्ट कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिव फंक्शन है। कोस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, सोचा था, उसको हम बस उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब क्या है, उससे नीचे नहीं जाना चाहते, उससे मतलब कोस्ट को बढ़ाना नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि बस ये एटलीस्ट ये होता, ये फॉलो होता रहे, ये अचीव होता रहे। और यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। ये क्या है? करेक्टिव फंक्शन है कि भाई और इंप्रूवमेंट की जाए और तरक्की की जाए। इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एन एफिशिएंट कोस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट। चाहे अच्छा आपको पता है कि हमारा कोस्ट कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग गुंजाइश ढूंढ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो कि और ज्यादा कुछ मिल जाए इसमें। कोस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स अचीव। कोस्ट कंट्रोल करते हैं बस ठीक है, हो गया, अचीव हो गया, जो टारगेट से वो अचीव हो गए, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर रिडक्शन में जरूरत होती है। कहते हैं रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड एंड इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यहाँ पे हमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश, यहाँ पे हमें कोई किसी तरीके की, जिसमें मैंने आपको बोला, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। जितना मर्जी हम आगे कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए कोस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है कोस्ट अकाउंटिंग। पहला क्या है जी? कोस्टिंग। सबसे पहले नंबर पे बात है जी कोस्टिंग। कोस्टिंग हमने क्या पढ़ा था? कोस्टिंग क्या होता है? कोस्टिंग एक प्रोसेस है असरटेनिंग का, कोस्ट असरटेनमेंट का। ठीक है जी। कहते कोस्टिंग टेक्निक्स है और प्रोसेस है किसका? कोस्ट असरटेनमेंट करने का। इसकी कोस्ट चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो सर्विस की हो। द कोस्ट असरटेनमेंट प्रोसीजर इज गवर्न्ड बाय द सम कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। कहते जो कोस्ट असरटेनमेंट की जो प्रोसीजर होते हैं वो गवर्न्ड होते हैं किसी न किसी प्रिंसिपल रूल्स के अंडर। ठीक है। जनरली कोस्ट इज असरटेन यूजिंग द हिस्टोरिकल कोस्ट, स्टैंडर्ड कोस्ट, प्रोसेस कोस्ट, ऑपरेशन कोस्ट। ठीक है ना। हम लोग जो कोस्ट असरटेन करते हैं, जनरली जो कोस्ट असरटेन करते हैं, हिस्टोरिकल कोस्ट को देखते हुए, स्टैंडर्ड कोस्ट को, प्रोसेस कोस्ट को, ऑपरेशन कोस्ट को देखते हुए। नंबर 2 है जी कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग में क्या आ जाता है? हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमने कोस्ट असरटेनमेंट करी थी, उसको हमने क्लासीफाई करेंगे, उसको हम आगे रिकॉर्ड करते हैं। ये कहते हैं प्रोसेस है अकाउंटिंग का। और कोस्ट जो क्या है, एंड होती है किसके साथ? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ, और एंड होती है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। ठीक है ना। एंड में हम क्या करते हैं? पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रिपोर्ट देते हैं। किसके लिए? कंट्रोल के लिए कोस्ट को। और कोस्ट अकाउंटिंग कहते हैं फॉर्मल मैकेनिज्म है कोस्ट असरटेनमेंट का। ठीक है जी। तीसरा है जी एनालिसिस, कोस्ट एनालिसिस। कोस्ट एनालिसिस किस लिए है जी? कहते हैं ये प्रोसेस है फाइंडिंग आउट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंसेस इन द एक्चुअल कोस्ट। अब देखिए जब आप कंपैरिजन करोगे उसमें आप क्या देखोगे? स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपैरिजन करोगे ना, फिर आप देखोगे कि कहाँ पे कमी रह गई थी, कहाँ पे कमी रह गई थी। ठीक है जी। कोस्ट कंपैरिजन,
कोस्ट एनालिसिस में क्या है, कोस्ट एनालिसिस में कि प्रोसेस कहते हैं, हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस है फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बाइटेड से डिफरेंट होने की, ठीक है जी, एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोस्ट डिफरेंसेस। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि भाई इसकी गलती की वजह से जो है वेरिएंस आया है। कोस्ट कंपैरिजन कहते हैं कोस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड है कोस्ट कंपैरिजन, ठीक है जी, जिसमें कहते हैं इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोस्ट ऑफ एक्शन सच एज यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, कोस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज एंड कोस्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट और सर्विस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कोस्ट कंपैरिजन में हमने क्या किया, कहते कोस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ कोस्ट इन्वॉल्व इन द अल्टरनेटिव कोस्ट ऑफ एक्शन। हमें यहाँ पर कोस्ट कंपैरिजन से मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग अल्टरनेटिव्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम देखते हैं कि किसकी कौन से अल्टरनेटिव की कहां पर कितनी कितनी कोस्ट हमें हो रही है, ठीक है जी, और फॉर द प्रोडक्शन, कोस्ट ऑफ मेकिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटी एंड द कोस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उस प्रोडक्ट की आने वाले इस इतने समय में 6 महीने में, साल में कितना खर्चा हो रहा है या होगा, ठीक है जी। कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट कंट्रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किस लिए है, कोस्ट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है ना, आपको पता है जो पीरियोडिकल हम लोग लास्ट में हमने पढ़ा ही ना, कोस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, एंड किसके साथ हो जाता है, हम लोग पीरियोडिकल रिपोर्ट स्टेटमेंट्स देते हैं जो क्या है मैनेजमेंट आगे अपने यूज करती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी। फिर लास्ट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। अब देखिए कोस्ट अकाउंटिंग जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, लॉ की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए भी हमें कोस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी। कहते हैं मेंटेनिंग द कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट टू मेंटेन द कोस्ट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कोस्ट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अब उनको गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशंस फुलफिल करनी होती है कि भैया जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, कितना मटेरियल इनकर हुआ, कितना लेबर, कितना ओवरहेड्स, ऐसे तो आप कुछ भी कह दोगे। अब 1 रुपए की चीज को आप कह दोगे जी 100 रुपए खर्चा हुआ, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम शो कर दोगे। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, जो भी आपका मटेरियल इनकर हुआ है, लेबर हुई है, अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था स्कोप, कहाँ कहाँ पर है जी, कोस्टिंग में, कोस्ट अकाउंटिंग में, कोस्ट कंट्रोल में, कोस्ट एनालिसिस में, कोस्ट कंपैरिजन में, और कोस्ट रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या कंप्लायंसेस कह सकते हो। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्या है कोस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और अदर्स अकाउंटिंग सब फील्ड्स के साथ, ठीक है जी। अब देखिए पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे, रिलेशन और डिफरेंस दोनों। रिलेशन क्या है कोस्ट का और दूसरों के साथ, दूसरे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहते हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो क्या है सिनोनिमसली यूज होती हैं ये टर्म जो है, बट कहते हैं कुछ अंतर है इनमें, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ओपन एंडेड डिसिप्लिन है विच इनेबल द मैनेजर्स टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है ना, जो क्या है मैनेजर्स को इनेबल करती है कि वो ओपन एंडेड डिसीजन ले सकते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं इनपुट्स लेती है किससे, कोस्ट से, क्योंकि जो कोस्ट की सारी इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या खर्चा हुआ, कितना हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, वो कहाँ से इनपुट्स मिलेंगे, कोस्ट से मिलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट से मिलेंगे, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी। ये डिसीजन मेकिंग से पहले हम लोग सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, जो जो हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल थी, उस रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके हम डिसीजन मेकिंग में लेकर आते हैं। अब डिफरेंस क्या है जी, बड़े ही आसान सिंपल सादे सादे से डिफरेंस है। कोस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ हम लोग कोस्ट
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यूज, फिगर्स होती हैं। आपने कभी आगे जितने भी चैप्टर करोगे किसी में भी क्वालिटेटिव बात नहीं करेंगे, बट कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव मतलब वहां पे रिपोर्टिंग भी प्रॉपरली होती है, हर चीज के ऊपर रीजन बताए जाते हैं, क्यों, कैसे, क्यों, कब कब। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना कि भैया कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ। ठीक है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए इन्हें, कोऑर्डिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। एरिया कहते हैं ये सिर्फ कॉस्ट असर्टेनमेंट में डील करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसमें डील करता है, इट इज वाइडर इन स्कोप एज इट्स इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ बहुत ही वाइडर कहते हैं स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो फाइनेंशियल के हैं, चाहे वो कॉस्ट के हैं, चाहे वो टैक्सेशन के हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हैं, ये सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट आता है, डिसीजन मेकिंग जो है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कहते हैं ये पास्ट और प्रेजेंट फिगर दोनों यूज करता है। ठीक है, इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर। क्यों, क्योंकि क्यों नहीं, आपने देखा होगा स्टैंडर्ड क्या थी, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी, पास्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेजेंट, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कंपैरिजन करके फिर हम आगे मैनेजमेंट में यूज करते हैं। इट इज फोकस विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है ना, यहाँ पर फ्यूचर प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव फिगर्स आप लेते हैं, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट करना होता है कि ये हमारा 10 अगले आने वाले 10 साल में, 5 साल में ये हम प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कहते हैं इसका जो डेवलपमेंट है किसके साथ रिलेटेड है, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के साथ है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं ये फॉलो करता है सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको तो जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं उसका इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने जो फैसले आपने लेने हैं उन फैसलों के लिए आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे कौन से रूल्स रेगुलेशन आएंगे, हमारे ही खुद के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन होंगे।